हेलो गाइस, मैं कुमार राज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं बता दूं यह फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत आपको 2000 प्लस क्वेश्चन के बारे में डिटेलिंग के साथ पढ़ाएंगे। और यह वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, जिसके अंतर्गत हम आपको 25 क्वेश्चन प्रतिदिन सॉल्यूशन पूरे डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताएंगे। और यह सारे ही क्वेश्चन एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, जैसे आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस और सभी अदर एग्ज़ाम में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम पूरे डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड, अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, और ऐसे ही तरह के वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो बता दें, वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? अपकेंद्रण। तो फ्रेंड, अपकेंद्रण क्या होता है? तो बता दें, अपकेंद्रण जब भी कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है, किस पर? वृत्तीय पथ पर गति करेगा, तो उस मार्ग के केंद्र की ओर एक फोर्स लगेगा, उसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, और इसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ठीक विपरीत दिशा में एक और बल का आभास होता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और इस प्रकार दोनों तरफ से बल लगने के कारण कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर संतुलन की अवस्था में होती है। और इसी कारण से सर्कस के में मौत के कुएं का खेल, दूध से मक्खन का निकलना, वॉशिंग मशीन आदि किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। याद रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, एक गेंद को भवन की छत से गिरने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगता है। गेंद का पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। याद रखिएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो भवन की ऊंचाई पूछा है फ्रेंड, हाइट बताना है। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस जी टी, और दूसरा समीकरण है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, और थर्ड समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। और यहाँ से बता दें कि यहाँ से द्वितीय समीकरण में का प्रयोग होगा, क्योंकि द्वितीय समीकरण में आपको क्या चाहिए? h निकालना है। h आसानी से यहाँ से द्वितीय समीकरण से निकलेगा। t का मान दिया हुआ है और हाफ g का मान दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, और u का मान यहाँ पे प्रारंभिक मान 0 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से हम द्वितीय समीकरण का प्रयोग करते हुए हम आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं कि h बराबर क्या होता है? बताया था यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर होता है। ठीक है फ्रेंड, हाफ जी टी का स्क्वायर। यहाँ से आप क्वेश्चन में रखेंगे h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ से u का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 है और अंतिम वेग का मान से वस्तु आएगी। प्रारंभिक वेग 0 होने के मान ये टोटल क्या हो जाएगा? ओवरऑल 0। और यहाँ से h बराबर हो जाएगा केवल 1/2, g का मान आप रखेंगे 10, जी टी स्क्वायर है, और गुणे t का मान रखेंगे आप 3, दिया हुआ क्वेश्चन में 3 का स्क्वायर। यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10 से 2 कट गया, यहाँ से हो गया 5 गुणे 9 बराबर 45 मीटर। यहाँ से आपका हाइट आ गया। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भवन की ऊंचाई, तो इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जब भी आपका वस्तु गिरेगा तो कितने भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन में 45 मीटर, जिसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गेंद को ऊपर की ओर 19.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उछाला जाता है। यह अधिकतम ऊंचाई तय करेगी। तो फ्रेंड, इसका भी मान h का मान पूछ रहा है।
h का मान बताना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ऊपर की ओर इतने मीटर वेग से चल रही है, तो ये प्रारंभिक वेग का मान दिया है, u का मान दिया है कितना 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। तो मैं बता दूं, एक प्रारंभिक वेग होता है और एक अंतिम वेग होता है। प्रारंभिक वेग को u से दर्शाया जाता है और अंतिम वेग को v से दर्शाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका प्रारंभिक मान दिया है, अधिकतम ऊंचाई का मान पूछ रहा है, g का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ से h का मान कैसे निकालेंगे, तो बता दें, गति के तृतीय नियम से क्या होता है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का प्रयोग करेंगे। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh को प्रयोग करते हुए आप यहाँ से v स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम वेग जब यह गेंद ऊपर की ओर जाएगी तो जैसे जैसे यह ऊपर जाएगी वैसे वैसे गति का मान क्या होता जाएगा, धीरे धीरे, और जहाँ पे यह शून्य होगा वहाँ पे यह अधिकतम ऊंचाई पर होगा, क्योंकि अंतिम वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और प्रारंभिक वेग से फेंका था 19.6 मीटर प्रति सेकेंड से, तो इसलिए इसका मान 0 और u स्क्वायर के जगह पे हम 19.6 का स्क्वायर करेंगे और g का मान 9.8 और h का मान रख के जब हम सॉल्व करेंगे 0 बराबर यहाँ से 19.6 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणते g का मान हो जाएगा 9.8 गुणे हाइट का मान हो जाएगा कितना निकालना है, और चूंकि ये 9.8 ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे ऋणात्मक होगा, इसलिए यह ऋण आके 19.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 19.6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 384.16 बराबर ये हो जाएगा आपका h बराबर बटा में हो जाएगा 2 गुणे 9.8 और यहाँ से टोटल सॉल्व करने पर आपका वैल्यू आ जाता है टोटल 19.6 मीटर। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 19.6 मीटर, जो सॉल्व करने पर आया है गति के तृतीय समीकरण से। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से पहले क्वेश्चन में दिए हुए मान को लिख लेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति संतुलन का उदाहरण है। तो बता दें गति संतुलन का मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, गति संतुलन से मतलब है कि जब भी कोई पिंड गति की अवस्था में रहे, क्या जब भी कोई पिंड गति करेगी तो गति की अवस्था में अपनी स्थिति का संतुलन करता है, तो यह गति संतुलन कहलाता है। यानी कि जब भी कोई पिंड या वस्तु गति की अवस्था में अपने आप को संतुलन कर लेगा तो वह गति संतुलन कहलाएगा। और वह क्या होता है, इसका एग्जाम्पल जैसे साइकिल की गति, नाव की गति और रस्सी पर चलना, ये सारे ही किसके उदाहरण हैं, गति संतुलन के। तो उम्मीद करता हूँ इसका क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धागे से टंगी तस्वीर नहीं, पृथ्वी पर पड़ी ईंट ये भी गलत है, मेज पर पड़ी घड़ी ये भी गलत है, चलती हुई साइकिल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है। किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर देने पर उसे रोकने के सापेक्ष दूरी होगी। यदि प्रारंभिक वेग का मान 2 गुना कर दें तो उसे रोकने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी हमें किसी वस्तु को रोकना है तो उसके अंतिम वेग को क्या करना पड़ेगा, 0, तभी वह वस्तु रुकेगी। तो देखिए यहाँ से गति के तृतीय समीकरण के अनुसार v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, और माइनस चिन्ह इसलिए है क्योंकि त्वरण का मान ऋणात्मक होगा और त्वरण ऋणात्मक होने पर धीरे धीरे वस्तु क्या होगी, विरामावस्था में आएगी। और यहाँ से इस समीकरण में सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, v स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा और u स्क्वायर का मान u स्क्वायर माइनस 2as, और यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा u स्क्वायर बराबर बटा में 2a बराबर s, और यहाँ से 2a त्वरण का मान बराबर रहता है तो s बराबर u स्क्वायर इक्वेशन मिल जाएगा दूरी और चाल के बीच में। तो याद रखिएगा, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, s बराबर u स्क्वायर, मतलब s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। जैसे जैसे हम u का मान बढ़ाएंगे हमारी दूरी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से एक समीकरण निकल गया। तो मान लिए कि प्रारंभिक दूरी थी s1, यदि चाल था u1, बाद में कर दिया गया चाल u2, तो
प्रारंभ उसका दूरी क्या हो जाएगा, s2 हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण के अनुसार s2 बराबर u2 का स्क्वायर बटा s1 बराबर u1 का स्क्वायर के बीच एक समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो कह रहा था क्वेश्चन में किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर देने पर, वेग क्या था 2 गुना, यदि मान लीजिए u1 का मान 1 था तो इसके मान को 2 गुना कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तब पूछ रहा था कि उसे रोकने के लिए सापेक्ष दूरी क्या होगी, तो s2 का मान हो जाएगा 2 दूनी का 4 और s1 यानी कि प्रारंभिक दूरी से 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और ये कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर देने पर उसे रोकने के सापेक्ष दूरी कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो बता दें गति के 3 समीकरण होते हैं और तीनों समीकरण में जो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, इसी समीकरण से हमारा त्वरण ज्ञात होता है। तो फ्रेंड यहाँ से ए टी बराबर हो जाएगा, u इधर आ जाएगा v माइनस यू, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटा t। इस प्रकार हमारा a का मान निकल जाता है कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी जिसे चरम वेग भी कहते हैं, चरम वेग क्या होता है। तो बता दें कि चरम वेग किसी तल के सापेक्ष चल रहे पिंड का उस स्थिति में वेग जब उस पर लगने वाला विरोधी बल जैसे घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या हो, शून्य होता है, तो उसे चरम वेग कहते हैं। फिर से याद रखिएगा, जब भी किसी तल के सापेक्ष कोई वस्तु चल रहा है तो उस स्थिति में वेग जब पर उस पर लगने वाला विरोधी बल, जो भी उस पर विरोधी बल कार्य करता है, किसी तल पर कोई वस्तु चलता है जैसे घर्षण बल हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, यदि उनका प्रभाव अगर शून्य हो गया तो ऐसी स्थिति में वह क्या कहलाएगा, चरम वेग कहलाएगा। और इस कंडीशन में कोई वस्तु हमेशा के लिए ही गतिमान हो जाएगी। याद रखिएगा, क्योंकि न तो घर्षण बल कार्य करेगा और न ही गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस प्रकार क्या होता है, चरम वेग की स्थिति में क्या होता है, त्वरण क्या होता है, शून्य होता है तथा वेग क्या हो जाता है, स्थिर रहता है। हमेशा ही वेग स्थिर रहेगा और लगातार वह वस्तु चलती रहेगी। तो इस प्रकार चरम वेग, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही जवाब होगा पहले बढ़ता है और फिर घटता है, नहीं। क्या होता है, वेलोसिटी, वेग क्या होता है, स्थिर रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभिकेंद्रित त्वरण और स्पर्शरेखी त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है। तो बता दें, देखिए फ्रेंड, अभिकेंद्रित त्वरण और स्पर्शरेखी त्वरण के बीच की बात करें तो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है, जैसे मान लीजिए कोई कण है वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, तो वृत्तीय पथ पर घूमने के साथ क्या होता है कि पथ पर चलते टाइम प्रत्येक बिंदु पर स्पर्शरेखी त्वरण इस दिशा में कार्य करेगा और इस पर लगने वाला अभिकेंद्रित त्वरण अंदर की तरफ काम करेगा। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप गति के दौरान। देखिए फ्रेंड, प्रक्षेप गति क्या होता है, जब भी कोई पिंड को आप धरातल से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये एक इस प्रकार की गति करता हुआ कुछ दूर पे जाके गिरता है, यही गति प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तो मैं बता दूं, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि वस्तु को जब फेंका जाता है ऊपर की तरफ, तो फेंकने के साथ में इसके वेग के 2 घटक होते हैं। पहला घटक जो होता है क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक होता है, जैसे यहाँ पे हम खींचे तो एक घटक क्षैतिज घटक कार्य करता है। मान लीजिए इसका प्रारंभिक वेग u था तो क्षैतिज घटक टूट जाता है u cos थीटा में और ऊर्ध्वाधर घटक टूटता है u sin थीटा में। लेकिन याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर घटक का मान समय के साथ घटता जाता है। क्या घटता जाता है,
क्योंकि जी का मान नीचे की ओर काम करता है, क्योंकि जी पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचेगी तो यू साइन थीटा का मान समय के साथ क्या होगा, घटेगा, लेकिन क्षैतिज घटक का मान सदैव स्थिर रहता है। इस प्रकार उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कह रहा है उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है। नहीं फ्रेंड, उसका संवेग स्थिर रहता है, ये भी गलत है। उसके वेग का ऊर्ध्व घटक स्थिर रहता है, नहीं, उसके वेग का ऊर्ध्व घटक घटता रहता है। फिर अगला दिया है उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। यही ऑप्शन सही जवाब होगा, जो हमने अभी कंसेप्ट समझाया था। इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है, तो उसका क्या होगा। तो बता दें, जब भी किसी पार्टिकल या कण को ऊपर की ओर आप फेंकेंगे तो ऊपर की ओर फेंकने पर वह वस्तु का त्वरण ऊपर की ओर कार्य करेगा, जो एक्सेलरेशन होगा ऊपर की ओर लगेगा। लेकिन जब ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाएगा तब वह नीचे आएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जैसे ही गुरुत्वीय त्वरण के अभाव में वह वस्तु नीचे आएगा तो उसका गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करने लगता है। याद रखिएगा, उम्मीद करते हैं ये आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर होगा त्वरण नीचे की ओर होगा, बिल्कुल सही। जब वो ऊपर पहुंच जाता है तो पहुंचने के बाद उसका क्या होगा, त्वरण कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब होगा। त्वरण ऊपर की ओर होता है, गलत है। वेग नीचे की ओर, वेग क्षैतिज होता है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, इफ ए बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। बता दे, क्वेश्चन पूछ रहा है यदि किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकें तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होगा। तो बता दें कि जब भी किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब उसका पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। और ऐसी स्थिति में इसकी गति, स्थितिज ऊर्जा तथा दूरी सभी परिवर्तित होगा, किंतु त्वरण क्या होता है, त्वरण का मान अपरिवर्तित होता है। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इस त्वरण का मान हमेशा क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही क्या होती है, नीचे ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश परिमाण है। तो बता दे, अदिश राशि, सदिश राशि। अदिश राशि ऐसी राशियाँ होती हैं जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं। ठीक है फ्रेंड, परिमाण होता है, दिशा नहीं। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी जिसे सदिश राशि कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो इसमें से आपको बता दें कि पूछा है अदिश कौन सा है। तो बता दें, वेग भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, किंतु गति क्या है, एक अदिश राशि है। क्योंकि गति को चाल, स्पीड बराबर होता है, गति बराबर होता है दूरी बट्टा में समय, जिसका गति का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। और यह एक प्रकार का अदिश राशि में आता है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, न कि दिशा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कण स्थिर गति से वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो इसके त्वरण की प्रकृति होगी। देखिए फ्रेंड, जब भी कोई कण वृत्तीय पथ पर एक समान गति से गति करे, ठीक है फ्रेंड, कोई वृत्तीय पथ पर एक समान गति से गति कर रहा है तो उस स्थिति में उसका कोणीय वेग तो समान रहता है, लेकिन उसका रेखीय वेग हमेशा दिशा के साथ बदलता रहता है, क्योंकि स्पर्श रेखीय गति अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा। और इस प्रकार वेग परिवर्तित होगा तो उसका त्वरण भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। और वेग की दिशा बदलने के कारण त्वरण का भी दिशा परिवर्तित होता रहता है। याद रखिएगा, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, यदि कोई भी कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है एक समान वेग से तो उसका कोणीय वेग तो समान होता है, किंतु रेखीय वेग क्या होगा, प्रत्येक जगहों पर अलग अलग होगा। और वेग अलग अलग होने से उसका क्या होगा, त्वरण भी अलग अलग होगा, त्वरण की दिशा भी बदलेगी। तो इसका क्वेश्चन का
आंसर होगा किस त्वरण की प्रकृति क्या होगी, शून्य होगा, नहीं। एक समान होगा, ये भी नहीं। इसकी दिशा परिवर्तित होगी, बिल्कुल सही है। इसकी दिशा क्या होती है, परिवर्तित होती है, किंतु परिमाण परिवर्तित नहीं होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और ये एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेग समय का ग्राफ एक समान गति को प्रदर्शित करता है। तो बता दें एक समान गति ऐसी गति कहलाती है जिनमें समय के साथ उसके गति में बदलाव ना हो। तो वेग और समय का ग्राफ का ढाल होता है वह त्वरण को दर्शाता है। याद रखिएगा जब भी वेग और समय का जो ग्राफ होता है वो एक्सेलरेशन को दर्शाएगा, और जब एक्सेलरेशन को दर्शाएगा तो उस स्थिति में ए का मान 0 होगा। तो 0 होने पर हम समझ जाएंगे कि क्या है, वह एक समान की गति है, एक समान गति है, समय के साथ उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस प्रकार ए बराबर 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड, तो इसके समय के साथ समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने पर इसके चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वेग इसका क्या है, एक समान है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिए फ्रेंड, समय बढ़ रहा है किंतु इसका वेग में अचानक से वृद्धि हो रही है, समय के साथ इसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये एक समान गति नहीं है, असमान गति है। अब इस ऑप्शन में देखिए फ्रेंड, समय बढ़ रहा है किंतु अचानक से वेग का मान घटने लग रहा है, तो समय के साथ इसमें मंदन हो रहा है, त्वरण नहीं। लेकिन इसमें देखिए समय भी बढ़ रहा है और वेग भी बढ़ रहा है, तो यह क्या है, समय के साथ बदल रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, एक समान गति है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन समय के नीचे दिए गए ग्राफ में कौन सा सही है। तो जो विस्थापन और समय का ग्राफ दिया हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम में इनमें से कौन सा सही है। तो बता दें टाइम बढ़ने के साथ साथ इसके डिस्प्लेसमेंट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो समय परिवर्तन की, विस्थापन परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, वेग कहलाती है विस्थापन परिवर्तन की दर। समय के साथ इसके डिस्प्लेसमेंट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि उसका गति कैसा है, एक समान गति से वो गति कर रही है। तो पिंड स्थिर है, नहीं। पिंड की कुछ आरंभिक गति है, ये भी नहीं है। पिंड स्थिर गति से चल रही है, ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब होगा। तो याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। अभी हमने पीछे क्वेश्चन बताया था, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेलोसिटी, वेग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा विस्थापन परिवर्तन की दर वेलोसिटी कहलाता है, और वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, और दूरी परिवर्तन की दर गति कहलाती है। ठीक है, और पथ की पूरी लंबाई डिस्टेंस कहलाती है। पथ की पूरी लंबाई क्या कहलाएगी, डिस्टेंस, दूरी कहलाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, भार का एसआई इकाई क्या है। तो बता दें भार का एसआई इकाई न्यूटन होता है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई यूनिट, और डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर क्या है। तो बता दें नैनोमीटर जो होता है ये 10⁻⁻⁹ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 1 पिकोमीटर की बात करें तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12, और 1 माइक्रोमीटर जो होता है, याद रखिएगा 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, 10⁻⁻6। चलिए अगला प्रश्न है, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाएगा और 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो उसका त्वरण कितना होगा। तो बता दें त्वरण का बराबर होता है ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में टी। तो यहाँ पे वैल्यू रखने पर अंतिम वेग कितना दिया हुआ है 10, और प्रारंभिक वेग कितना था -5, बटा में समय कितना है 5 सेकंड में। तो यहाँ से सॉल्व करने पर आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका त्वरण हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो बता दें, जब भी कोई वस्तु एक समान वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वस्तु का द्रव्यमान, संवेग एवं गति अपरिवर्तित रहता है, किंतु दिशा क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। जब भी वृत्तीय गति पर परिवर्तित चलेगा कोई वस्तु तो क्या दिशा हमेशा उसका क्या होगा? हमेशा बदलता रहता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कारों के ब्रेकिंग पैड में किसके गुणों का उपयोग होता है? तो बता दें, कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभावों के गुणों का उपयोग होता है। तो यहाँ से घर्षण के बारे में बताएं तो घर्षण एक प्रकार का बल होता है जो सापेक्षिक गति का विरोध करता है। किसका? सापेक्षिक गति का विरोध करता है, और यह ठोस की सतह पर तथा तरल पदार्थों के बीच और ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे पर स्लिप करते हैं, फिसलते हैं, यह प्रभाव पाया जाता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। तो इस प्रकार कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का भी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? देखिए फ्रेंड, गति का 3 समीकरण है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। याद रखिएगा। और इन समीकरणों में जो पहला समीकरण होता है वो वेग तथा समय के बीच के ग्राफ को दिखाता है। जो द्वितीय समीकरण होता है वो स्थिति और समय के बीच के पोजीशन को दिखाता है। याद रखिएगा, s से पोजीशन और t से टाइम के बीच। और जो तृतीय समीकरण होता है वेलोसिटी और वेग तथा स्थिति के बीच, क्योंकि यहाँ पे s दिया हुआ है और यहाँ पे वेग, तो इन तीनों से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए पूछा है गति का पहला समीकरण, तो गति के पहले समीकरण में वेग और समय के बीच के ग्राफ को दिखाता है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच का संबंध दर्शाया जाता है? अभी हमने बताया था गति का दूसरा समीकरण होता है क्या? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बीच में स्थिति और समय के बीच, क्या स्थिति और समय के बीच ग्राफ को बताता है, संबंध को बताएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? तो बता दे, नकारात्मक त्वरण वेग के दिशा के विपरीत होता है। किसका? वेग के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है, यदि तथा घटने पर त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। याद रखिएगा। और ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं? मंदन कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर की ऊंचाई से 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के 2 पत्थर एक साथ गिराए जाते हैं, तो इनमें से पृथ्वी पर क्या होगा? कौन पहले पहुंचेगा या कौन बाद में पहुंचेगा या एक साथ पहुंचेगा? इसका जवाब आपको देना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दूं, जब भी किसी समान ऊंचाई से 2 या 2 से अधिक पिंड एक साथ स्वतंत्र रूप से गिराए जाते हैं तो उस स्थिति में पिंड गुरुत्व के अधीन पृथ्वी की तरफ आता है और पिंडों में एक समान का त्वरण लगता है और यह त्वरण g होता है और g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, पता है आपको। तथा सभी पिंडों पर यह त्वरण समान होगा जिससे सभी पिंड पृथ्वी पर एक साथ पहुंचते हैं, क्योंकि और यह g का मान, जो g का मान होता है वस्तु के द्रव्यमान पर न तो आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार न तो मास पे निर्भर करेगा न इसके आकार पर निर्भर करेगा, शेप पर। तो इसलिए हमारा भार कितना भी रहे परंतु कोई भी वस्तु एक समान ऊंचाई से गिराए जाने पर एक साथ वह पृथ्वी पर क्या पहुंचेंगी? दोनों ही एक साथ पहुंचेंगी। इसलिए 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के 2 वस्तुओं को एक समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों पत्थर
पृथ्वी पर क्या पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो फ्रेंड ये रहा आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस टाइप के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज।